कल्पना कीजिए आप एक अनजान शहर में खड़े हैं। चारों तरफ लोग, आवाज़ें और कहानियाँ। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई जल्दी में है तो कोई खोया हुआ है। आप सोचते हैं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजी। तो चलिए इस कहानी को एक जादुई किताब की तरह खोलते हैं और देखते हैं कि साइकोलॉजी आखिर क्या है और इसकी शुरुआत क्या हुई। तो सबसे पहले सवाल जो हमारे मन में आता है वो है कि साइकोलॉजी है क्या आखिर में। सीधे शब्दों में कहे तो साइकोलॉजी वो साइंस है, वो विज्ञान है जो इंसान के माइंड, थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। ये पूछता है आप सुबह उठकर चाय क्यों पीते हैं, आप अपने दोस्त की बात से नाराज़ क्यों हो जाते हैं, या फिर आप रात को सपने में उड़ते क्यों हैं। मान लीजिए आप एक मॉल में है, वहाँ एक छोटा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है क्योंकि उसकी आइसक्रीम गिर गई है। पास ही एक कॉलेज का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर प्यार भरी बातें कर रहा है और आप शायद सोच रहे हैं कि वो इस महीने का बजट कैसे मैनेज करना है। साइकोलॉजी यही है, वो लेंस जिससे हम उस बच्चे के रोने, उस लड़के के प्यार और आपके बजट के तनाव को समझ सकते हैं। ये पूछता है कि बच्चा रो क्यों रहा है, सिर्फ आइसक्रीम की वजह से या कुछ और। वो लड़का इतना खुश क्यों है, क्या ये सिर्फ प्यार है या कुछ और गहरा। आप तनाव में क्यों हैं, क्या ये सिर्फ पैसों की बात है या कुछ और छिपा है। साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाए, साइकी यानी आत्मा या मन और लोगोस यानी अध्ययन। तो साइकोलॉजी माइंड का साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन ये कोई जादू टोना नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च पर बेस्ड होता है। साइकोलॉजी सिर्फ मानसिक बीमारियों को ठीक करने तक सीमित नहीं है, ये हमारे डेली के सवालों के जवाब ढूंढता है, जैसे हम प्यार में क्यों पड़ते हैं, हम गलतियाँ क्यों करते हैं, या फिर हम अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ठीक है, साइकोलॉजी माइंड को समझता है, लेकिन ये कितना बड़ा है। साइकोलॉजी इतना बड़ा है कि यह हमारे जीवन के हर कोने में छुपा है। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर गप्पे मार रहे हैं, या ऑफिस में प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो, या रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। साइकोलॉजी हर जगह में है। जैसे कि पढ़ाई में क्यों हम स्टूडेंट को इतिहास पसंद है और कुछ को डर लगता है। प्यार में क्यों हम किसी खास इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं। स्वास्थ्य में क्यों तनाव हमें सिर दर्द देता है। साइकोलॉजी ही हमें सिखाता है कि हम खुद को कैसे बेहतर समझें, अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करें और अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाएं। अब चलिए समय की मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि साइकोलॉजी की कहानी कैसे शुरू हुई। कल्पना कीजिए आप प्राचीन भारत में है, हमारे ऋषि मुनि गंगा किनारे बैठकर ध्यान कर रहे हैं, मन की शांति और चेतना की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये प्राचीन ग्रीस है, जहाँ फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो, अरस्तु पूछ रहे हैं मन क्या है, ये कैसे काम करता है। उस समय साइकोलॉजी जैसे कोई अलग विषय नहीं था, ये फिलोसॉफी का ही हिस्सा था। लोग अपने अनुभवों और तर्कों से मन को समझने की कोशिश करते थे। हमारे यहाँ वेदों, उपनिषदों में भी मन की बातें थी। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया वो एक तरह का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ही था। उन्होंने अर्जुन के डर, शंका और तनाव को समझा और उसे रास्ता दिखाया। योग और ध्यान भी मन को शांत करने के प्राचीन तरीके थे। पश्चिम में फिलोसॉफी जैसे ग्रीस में अरस्तु ने कहा कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने माइंड को एक खाली किताब माना जिसे अनुभव से भरा जाता है, लेकिन उस समय कोई एक्सपेरिमेंट नहीं थे, सिर्फ विचार और बहस। 19वीं सदी और साइकोलॉजी का साइंटिफिक जन्म। अब आते हैं 1879 में,
जब साइकोलॉजी ने एक नया रूप लिया। जर्मनी में विल्हेम वुंट नाम के एक प्रोफेसर ने लाइप्जिग में दुनिया की पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी खोली। उन्होंने कहा, मन को समझने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके चाहिए। वुंट ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे वो देखते थे कि लोग किसी रंग को देखने में कितना समय लेते हैं। ये छोटा सा कदम था, लेकिन इसने साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग कर दिया। वुंट ने ही इस साइकोलॉजी को जन्म दिया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। 20वीं सदी में साइकोलॉजी ने कई रंग दिखाए और अलग अलग विचारकों ने इसे अलग अलग दिशाओं में ले गए। चलिए इनकी कहानी सुनते हैं। सिगमंड फ्रॉयड और साइको एनालिसिस। वियना में एक डॉक्टर थे सिगमंड फ्रॉयड। उन्होंने कहा कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करता है। फ्रॉयड ने कहा कि हमारे सपने और हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमारे छुपे हुए डर और इच्छाओं को दिखाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी का नाम बार बार भूल जाते हैं तो फ्रॉयड कहेंगे शायद तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उस इंसान को नज़रअंदाज करना चाहता है। उनकी साइको एनालिसिस ने साइकोलॉजी को एक नया मोड़ दिया। सेकंड, जॉन वॉटसन और बिहेवियरिज्म। अमेरिका में जॉन वॉटसन ने कहा, फ्रॉयड की बातें तो ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ वो देखना चाहिए जो दिखता है, यानी बिहेवियर। और उन्होंने बिहेवियरिज्म की नींव रखी। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट था इवान पेवलोव का। पेवलोव ने अपने कुत्ते को हर खाना देने से पहले घंटी बजाई। कुछ समय बाद कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकने लगता। ये था कंडीशनिंग का जादू जिसने बिहेवियरिज्म को मजबूत किया। थर्ड, कार्ल रॉजर्स और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। 1950s के दशक में साइकोलॉजी में एक नया रंग आया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो ने कहा, साइकोलॉजी सिर्फ बीमारियों या बिहेवियर के बारे में नहीं है, ये इंसान की खूबसूरती, उसकी उम्मीदों और उसकी आज़ादी के बारे में भी है। मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड बनाया, वे पिरामिड जो बताता है कि इंसान को पहले खाना, सुरक्षा, फिर प्यार और आखिर में आत्म साक्षात्कार चाहिए। फोर्थ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का उदय। 1960s के दशक में साइकोलॉजिस्ट ने कहा, चलो माइंड को एक कंप्यूटर की तरह समझते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने देखा कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे याद रखते हैं और कैसे समस्याओं को हल करते हैं। आज का न्यूरोसाइंस भी इसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ भी साइकोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं। प्राचीन ग्रंथों में जैसे योग सूत्र में माइंड और कॉन्शियसनेस की गहरी बातें हैं। पतंजलि के योग सूत्र हमें सिखाते हैं कि ध्यान से माइंड को कैसे नियंत्रित किया जाता है। आज के दौर में भी साइकोलॉजी कहीं ज़्यादा रोमांचक है। न्यूरोसाइंस के ज़रिए हम ब्रेन को स्कैन करके देख सकते हैं कि जब आप गाना सुनते हैं तो आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें सिखाता है कि खुशी और संतुष्टि कैसे बढ़ाएं। डिजिटल साइकोलॉजी देखता है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक हमारे बिहेवियर को कैसे बदल रहे हैं। साइकोलॉजी अब सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने तक सीमित नहीं, ये हमें सिखाता है कि अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करें, अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बनाएं और दुनिया को कैसे देखें और इसे खूबसूरत बनाएं।